वेलकम बैक इन अनदर क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज। चैप्टर का नाम है इंटरनल ट्रेड। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ गया होगा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज अ इंटरनल ट्रेड, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड और उसके अंदर जो भी फीचर्स हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। चैप्टर काफी लेंदी है, बट क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है इसलिए ध्यान से पूरी क्लास को अटेंड करें, नोट्स बनाएं और मेक श्योर दैट यू रीड द चैप्टर फ्रॉम योर बुक्स वंस अगेन. So let's start with internal trade. As the name suggests, internal trade means buying and selling of goods within the geographical boundaries of a country. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो सारा ट्रेड, वो सारी बाइंग एंड सेलिंग जो इंडियन बाउंड्रीज के अंदर हो रही है, इंडिया के अंदर हो रही है, उसे इंटरनल ट्रेड बोला जाता है. तो यहां से आपको ये भी क्लिक हो जाएगा कि एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है. जाहिर सी बात है, अगर इंडिया के अंदर होने वाला ट्रेड इंटरनल ट्रेड है, सो इंडिया के बाहर की बाउंड्रीज में जो ट्रेड होगा, इट मींस इंडिया से बाहर जो ट्रेड होगा उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे. एंड चिंता मत कीजिए, हमारे पास उसके ऊपर भी आपके लिए चैप्टर है जो कि जस्ट इसके बाद वाला चैप्टर है. सो बहुत ही सिंपल है. इंटरनल ट्रेड का मतलब है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो ट्रेड होता है उसे इंटरनल ट्रेड बोलते हैं. इंटरनल ट्रेड दो मेजर क्लासिफिकेशंस में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट इज होलसेल ट्रेड एंड अनदर वन इज रिटेल ट्रेड. सो बहुत ज्यादा कैटेगरीज नहीं है इसमें. एक होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड. चलिए जानते हैं क्या है होलसेल ट्रेड और क्या है रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड, नाम से देखो, अगर आप वर्ड को ही ब्रेक कर लोगे तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा. होलसेल ट्रेड, होलसेल मतलब बाय करना बल्क में फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, एंड रिटेलर्स को भी होलसेल करना मतलब बल्क में सेल करना. तो होलसेल ट्रेडर्स कौन है? जो बल्क में बाइंग करते हैं और बल्क में सेल करते हैं टू द रिटेलर्स. ये मिडलमैन की तरह काम करते हैं. ये लॉजिस्टिक चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है. ये एक प्रोड्यूसर को रिटेलर से जोड़ते हैं. देखो मीनिंग क्या लिखा है. परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएरीज यूज इज रिफर्ड एज होलसेल ट्रेड. तो जैसे मैंने आपको बताया, होलसेल ट्रेड कुछ नहीं है, सिंपल है. भाई प्रोड्यूसर से बल्क में खरीदना है और डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स तक पहुंचा देना है. तो इनकी जरूरत पड़ क्यों रही है? चलिए जानते हैं क्यों जरूरत पड़ रही है होलसेलर्स की. क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स एंड द रिटेलर्स. कैसे? चलिए जानते हैं. पहला, दे इनेबल द प्रोड्यूसर्स नॉट ओनली टू रीच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स जो कि जोग्राफिकली चारों तरफ फैले हुए हैं, बट साथ ही साथ दे ऑल्सो परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड स्टोरेजेस. तो होलसेलर्स का बर्थ ही इसीलिए हुआ क्योंकि प्रोड्यूसर्स और बायर्स दो अलग अलग जगह पर होते हैं. प्रोड्यूसर्स वहां पे प्रोड्यूस करते हैं जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, जहां पर इजीली प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप की जा सकती है, जो कि जरूरी नहीं है कि किसी अर्बन एरिया में हो. वो रिमोट रूरल एरियाज में लोकेट हो सकते हैं. तो क्या बायर्स हिली एरियाज में जाएंगे, प्रोडक्शन प्लांट पे जाएंगे बाइंग करने के लिए? नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. तो अगर एक प्रोड्यूसर हिमालय में बैठा हुआ है, हिमालय में प्रोडक्शन कर रहा है, हरियाणा में प्रोडक्शन कर रहा है, हिमाचल प्रदेश में प्रोडक्शन कर रहा है, और एक बायर कन्याकुमारी, दैट इज साउथ ऑफ इंडिया, वहां पर बैठा है, तो वहां तक प्रोड्यूसर गुड्स अगर लेकर जाएगा तो उसकी तो कॉस्टिंग्स बिगड़ जाएंगी. इसीलिए होलसेलर्स और रिटेलर्स आ गए. होलसेलर्स का ये काम है कि वो बाइंग करते हैं इन सारे प्रोड्यूसर्स से और इन्हें पहुंचाते हैं इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वाया चेन ऑफ लॉजिस्टिक बाय यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. दे जनरली टेक द टाइटल ऑफ गुड्स एंड बियर द बिजनेस रिस्क. एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि वो आपसे क्रेडिट में नहीं खरीदते, वो प्रोड्यूसर से कैश में खरीद देते हैं. वो उनको इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं और वो ओनरशिप ऑफ गुड्स अपने ऊपर लेकर अपने बिजनेस रिस्क पर उन गुड्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में पहुंचा रहे हैं. इट मींस वो प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा बर्डन रिलीव कर देते हैं. प्रोड्यूसर का क्या बर्डन है? क्या मैं प्रोड्यूस तो कर लूंगा, बेचूंगा कैसे? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस नहीं करने देता. इस क्वेश्चन का आंसर है होलसेलर्स. They also purchase in bulk and sell in small lots to retailers or industrial users. Yes,
एक तो बाय में बल्क कर रहे हैं, प्रोड्यूसर से उनको इंस्टेंट पेमेंट कर दे रहे हैं, और रिटेलर्स को स्मॉल लॉट में बेचने के लिए भी रेडी हैं, और वो भी उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए काम रेडी हो जाते हैं। मतलब प्रोड्यूसर को इंस्टेंट पेमेंट कर रहे हैं, पूरे गुड्स उनसे खरीद रहे हैं, और रिटेलर्स को स्मॉल लॉट्स में बेच रहे हैं, क्रेडिट में बेच रहे हैं। मतलब दे आर इनेबलिंग क्रेडिट रिटेलर्स कि यू सेल द गुड्स, द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज विथ मी, डोंट वरी, अगर गुड्स स्पॉइल हो जाए, पेरिश हो जाए, नहीं बेच पाओ, आई टेक देम बैक। इस तरीके की सर्विसेज होलसेलर्स लेते हैं, तभी इंडिया में आज आपको हर जगह हर सामान 24/7 365 डेज अवेलेबल हो पाता है। इसके अलावा बहुत सारी और सर्विसेज होलसेलर्स देते हैं। वो ग्रेडिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, उनको अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड करते हैं, प्रॉपर स्टोरिंग फैसिलिटीज देते हैं, इंश्योरेंस फैसिलिटीज देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को दूर करते हैं, गुड्स की डिफरेंट डिफरेंट यूजेस, मार्केट इंफॉर्मेशन, क्या नया प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और क्या मार्केट में आने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं होलसेलर्स। और साथ ही साथ रिटेलर से इंफॉर्मेशन गैदर करके प्रोड्यूसर को बताते हैं कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका फीडबैक क्या है, उसका रिव्यू क्या है, कस्टमर्स क्या एडिट्स चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट और मार्केट में सेल हो जाए। Last but not the least, they also relieve the retailers of for maintaining the large stock of articles and extend credit facilities. एक रिटेलर, एक छोटा सा रिटेलर बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पास इतनी कैपिटल नहीं होती है। होलसेलर उनकी इन प्रॉब्लम को दूर करते हैं, वो उनके बदले बल्क में खरीद कर स्टोर कर रहे हैं और रिटेलर्स को क्रेडिट में, स्मॉल क्वांटिटीज में क्रेडिट में सप्लाई कर रहे हैं, उनको इनेबल करते हैं कि वो छोटे छोटे स्टॉक्स को भी रखकर अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ फेमस और मेजर सर्विसेज जो एक होलसेलर मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है, चलिए जानते हैं। वो है फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर होलसेलर्स खत्म हो जाएं, बंद हो जाएं और वो बल्क में बाय करना छोड़ दे, तो इंडिया का कोई मैन्युफैक्चरर बल्क में प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। ये होलसेलर्स हैं जो उनको इनेबल कर रहे हैं कि आप बनाते जाओ, हम खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर रेडी टू पे, आप प्रोड्यूस करो, आप सेल्स का टेंशन बर्डन मत लो। इसी के साथ साथ ये होलसेलर्स ही तो है जो प्रोड्यूसर्स का पूरा पूरा रिस्क अपने पे ट्रांसफर कर लेते हैं। प्रोड्यूसर को अब कोई रिस्क ही नहीं है, वो कितना भी प्रोड्यूस करे, होलसेलर इज सिटिंग देयर टू बाय द गुड्स। इट मींस प्रोड्यूसर का जो रिस्क था कि अगर मैंने प्रोड्यूस करा तो मैं स्टोर कहां करूंगा, स्टोर करूंगा तो और बिक नहीं पाया तो खराब हो जाएगा, ये सारा टेंशन प्रोड्यूसर की जगह होलसेलर के ऊपर शिफ्ट हो गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, भाई प्रोड्यूसर को ना ही ना तो एक तो पूरा पूरा आप जो उनका प्रोडक्शन है वो कैश में खरीदकर उन्हें इंस्टेंट पेमेंट दिलवा रहे हैं, इसलिए उनकी ऑपरेटिंग साइकिल छोटी कर रहे हैं जिससे वो और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, और एट टाइम्स तो होलसेलर्स एडवांस पेमेंट भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं टू द प्रोड्यूसर्स, ताकि प्रोड्यूसर्स का प्रोडक्शन कभी ना रुके। तो किसी भी प्रोड्यूसर को बैंक से लोन ना लेना पड़े, किसी प्रोड्यूसर को किसी और जगह से डेट्स बोरो ना करना पड़े, होलसेलर्स आर सिटिंग देयर टू हेल्प देम राउंड द क्लॉक। एक्सपर्ट एडवाइस, मार्केट से पूरी इंफॉर्मेशन होलसेलर प्रोड्यूसर को लाकर देता है और बताता है कि वो अपने प्रोडक्ट को कैसे और मोल्ड कर सकता है, कैसे और इसको चेंजेस कर सकता है, अपग्रेड कर सकता है, जिससे उनके प्रोडक्ट्स और ज्यादा सेल हो मार्केट में। कस्टमर की क्या इंफॉर्मेशन है, कस्टमर का क्या फीडबैक है आपके प्रोडक्ट को लेकर, ये प्रोड्यूसर कभी नहीं जान सकता जब तक होलसेलर उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर दे। मार्केटिंग फंक्शन में हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए होलसेलर मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, उनके गुड्स को रिटेलर्स को जाके सेल कर रहे हैं, रिटेलर्स को उनके गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उन्हें मार्केटिंग भी करके देते हैं, उनका एडवर्टीजमेंट का खर्चा बचाते हैं। प्रोडक्शन कंटिन्यूटी को फैसिलिटेट करते हैं। अगर होलसेलर बल्क में बाय करते हैं तो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर को ये फैसिलिटी मिल जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है कि वो राउंड द क्लॉक 365 डेज प्रोडक्शन कर सकता है, और साथ ही साथ स्टोरेज फैसिलिटीज भी होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं एक प्रोड्यूसर को। अब रिटेलर्स के अगर बात करें तो होलसेलर्स रिटेलर्स को भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। दैट मींस
रिटेलर्स बल्क में बाय नहीं कर सकते, साल भर का एक साथ बाय करके नहीं रख सकते। ये होलसेलर्स हैं जो उनके लिए बल्क में बाय करके स्टोर करके रखते हैं, और रिटेलर जैसे जैसे डिमांड करते जाते हैं वैसे वैसे वो गुड्स सप्लाई करते रहते हैं। इस तरीके से एक रिटेलर अपने गुड्स को मेंटेन कर पाता है, स्टॉक को राउंड द क्लॉक मेंटेन कर पाता है। मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, होलसेलर्स रिटेलर्स के लिए कैंपेन्स करवाते हैं, उनको मार्केटिंग असिस्टेंस देते हैं, उनको राइट प्रोडक्ट जो उनके एरिया में बिक सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें समझाते हैं कि क्या प्रोडक्ट आपके एरिया में अच्छा करेगा और क्या प्रोडक्ट बुरा करेगा। ये सारा एक्सपर्ट एडवाइस भी एक होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटीज दी जाती हैं, मतलब ये कि एक रिटेलर होलसेलर से जब गुड्स खरीदता है, सो देयर इज नो नीड टू पे द मनी इन एडवांस। होलसेलर्स ये बोलते हैं कि यू कैन सेल द गुड्स, यू कैन कलेक्ट द मनी फ्रॉम द कस्टमर्स, एंड वंस यू हैव द मनी देन यू कैन पे मी। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे मी एट वंस। तो उनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज देते हैं, उन्हें समझाते हैं कि अगर आप इंडिया के किसी पर्टिकुलर स्टेट में हैं तो यहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, आपके आसपास के रिटेलर्स के पास क्या स्टॉक है, क्या गुड्स है, किन कंपनीज के गुड्स ज्यादा चलते हैं। इस तरीके से एक रिटेलर को हेल्प करते हैं ग्रो होने में, एक्सपैंड करने में, मार्केट समझने में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनके लिए रिस्क शेयर कर रहे हैं, बल्क में उनके लिए गुड्स खरीद के रख रहे हैं, प्रोड्यूसर से उनके लिए गुड्स खरीद के ला रहे हैं और उनको क्रेडिट में गुड्स दे रहे हैं। मतलब अगर गुड्स बेच दे और पैसे नहीं भी आए तो रिस्क किसका है, नुकसान किसका है, एक होलसेलर का है। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो होलसेलर एक मैन्युफैक्चरर को और एक रिटेलर को देते हैं। बात करते हैं रिटेल ट्रेड की। रिटेल ट्रेड इज द लास्ट लिंक इन द कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सो रिटेलर्स कौन है, जो फाइनली कंज्यूमर को, कस्टमर को गुड्स बेचते हैं। मतलब ये लास्ट टाइप ऑफ सेलर्स हैं जिनके बाद से फाइनली गुड्स उनके पास पहुंचने वाला है, जो हमारे अल्टीमेट बायर्स होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटेल ट्रेड। दे से द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज, जनरली अल्टीमेट कंज्यूमर्स इज रिफर्ड एज रिटेल ट्रेड। सो एक रिटेलर बहुत ज्यादा बल्क में नहीं खरीदता, हमेशा स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदता है और स्मॉल क्वांटिटीज में बेचता है। किसको बेचता है, एक अल्टीमेट कंज्यूमर को। सो रिटेलर्स आर दोज हु अल्टीमेटली सेल गुड्स टू द फाइनल रिटेलर्स, फाइनल कंज्यूमर्स। अब क्योंकि ये भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, चलिए इनकी इंपॉर्टेंस अगर हम समझें तो क्या है। पहला, दे परचेज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द होलसेलर्स। एक रिटेलर सिर्फ एक टाइप की गुड्स नहीं खरीदता, वो मल्टीपल वैरायटी की गुड्स खरीदता है फ्रॉम द होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। Arranges proper storage of goods. Retailers, as compared to wholesalers, they don't buy in very large quantities, but yet they buy in decent quantities, and thus they also have to maintain a proper storage facilities. They generally sell goods in small quantities, and they also bear all the businesses. These are the retailers are the ones who are actually taking the risk, क्योंकि उनको अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को फेस करना है, उनको अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, उस लोकेलिटी में शॉप ओपन करनी है और ये रिस्क लेना है कि क्या उनके गुड्स बिकेंगे, क्या उनके गुड्स नहीं बिकेंगे। सो अल्टीमेटली जो बिजनेस का कंज्यूमर साइड का रिस्क है, सेल्स का रिस्क है, वो पूरा का पूरा एक रिटेलर लेता है। ग्रेड्स द प्रोडक्ट्स एंड कलेक्ट्स द मार्केट इंफॉर्मेशन। यस, रिटेलर्स भी होलसेलर्स की तरह अच्छे गुड्स, कम अच्छे गुड्स, बेटर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, नॉट बेस्ट, इस तरीके से गुड्स की ग्रेडिंग करते हैं। और अगर आप किसी भी रिटेल शॉप पे जाते हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि अगर आपको बेस्ट चाहिए तो आप ये वाला खरीद लीजिए, अगर आपको एवरेज प्रोडक्ट चाहते हैं तो आप ये खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से दे आल्सो बिलीव इन ग्रेडिंग एंड दे हैव टू डू द ग्रेडिंग एंड दे हैव टू कीप ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, बिकॉज हर कस्टमर को हर तरीके का गुड्स नहीं लगता है। किसी कस्टमर को बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड्स चाहिए बट वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं, तो ऐसे कस्टमर्स एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं। कुछ कस्टमर्स को सस्ती चीजें चाहिए होती हैं तो उन्हें इस तरीके के गुड्स भी रखने पड़ते हैं। और साथ ही साथ वो मार्केट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और होलसेलर्स को पहुंचाते हैं कि भाई आपका जो पर्टिकुलर ये वाला जो कैटेगरी का गुड्स है ये अच्छा नहीं कर रहा है, इसकी बहुत कंप्लेंट्स आ रही है, इसको कंज्यूमर्स पसंद नहीं कर रहे हैं। और इस तरीके से यही वो पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये पहला डेटा पॉइंट है जहां से प्रोड्यूसर को पता चलता है कि व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट शुड बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर गेटिंग द रिव्यूज फ्रॉम द मार्केट।
क्रेडिट फैसिलिटीज बायर्स को प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स। जो भी रिटेलर है, अगर मान लो किसी लोकेलिटी में है और उसके पास से कोई बायर बल्क क्वांटिटीज में खरीद रहा है या बहुत टाइम से खरीद रहा है, तो जनरली रिटेलर्स भी क्रेडिट फैसिलिटीज दे देते हैं अपने कस्टमर्स को। और इस तरीके से वो कोशिश करते हैं कि अल्टीमेटली सेल हो जाए, कैसे भी करके सेल हो जाए। सो दे वांट कि बाय हुक और बाय क्रूक पहले सेल्स हो जाए, बाद में हम कलेक्शंस देख लेंगे। और इसके अलावा दे ऑल्सो डू वेरियस एक्टिविटीज टू प्रमोट द गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। जिस तरीके से नए नए गुड्स मार्केट में लॉन्च होते हैं, अल्टीमेटली एक रिटेलर ही होता है जो कस्टमर को ट्रस्ट दिलवा पाता है कि दैट दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट just has been launched into the market, you buy this is good। and इस तरीके से different different uses of that product and information of the product is being given by the retailers। तो retailers ही actually ultimate agents हैं उस final sales का, उस final product का। retailers की भी different different services हैं to the manufacturers and to the customers। तो manufacturers and wholesalers को पहला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्सटेंड कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, सबसे बड़ी हेल्प। दूसरा, पर्सनल सेलिंग में बिलीव करते हैं। रिटेलर से कोई रिटेल ट्रेड करने के लिए या रिटेल शॉप पर कोई आदमी एडवर्टीजमेंट देखकर अगर आता है, तो रिटेलर्स होते हैं जो रियल इंफॉर्मेशन देते हैं और पर्सनल ग्राउंड पे उन्हें उस प्रोडक्ट की एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल यूजर समझाकर उनको सेल करते हैं। दे एक्चुअली बिलीव इन कनेक्टिंग विद द कस्टमर, एक पर्सनल टच देकर उस प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी लॉन्ग टर्म सेल्स हो पाए। इनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशंस, जितनी ज्यादा रिटेल शॉप्स बढ़ती जाती हैं उतना ज्यादा सेल्स बढ़ता है, और जितना ज्यादा सेल्स बढ़ेगा उस वजह से उतनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हो पाएगा। सो दीज आर इट इज रिटेलर्स हु एक्चुअली इनेबल अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस। जैसे जैसे रिटेलर्स सेल करेंगे उतना ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे मार्केट में, सो प्रोडक्शन भी डिमांड के हिसाब से करना पड़ेगा। मार्केट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जैसे कि अभी अब मैंने आपको बताया। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद साथ ही साथ कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया है, प्रोड्यूसर ने लॉन्च किया है, तो ये रिटेलर्स हैं जो उसको प्रमोट करने में एक प्रोड्यूसर के लिए एक एजेंट का, एक सेल्स एजेंट का भी काम करते हैं। कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो रिटेलर्स हैव टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर। तो इस तरीके से उन्हें स्टोरिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए उनके पास, और इस तरीके के गुड्स होने चाहिए जो वो साल भर प्रोवाइड कर पाए विदाउट हैम्परिंग द ऑपरेटिंग साइकिल। साथ ही साथ न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी अल्टीमेटली एक कंज्यूमर रिटेलर से ही लेने आता है, वो एडवर्टाइजमेंट्स पे बिलीव नहीं करेगा। अल्टीमेटली जो रिटेलर जिसको बेस्ट बोलता है, लोग उसी को बाय करते हैं। कन्वीनियंस इन बाइंग ऑप्शन भी रिटेलर्स देते हैं कि इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया जाए या आपको फाइनेंस फैसिलिटी दे दी जाए। सो रिटेलर्स हेल्प करते हैं एक बायर की, एक कंज्यूमर की, so that he can buy the goods according to his convenience। वाइड सिलेक्शन, दे जनरली हैव अ वैरायटी ऑफ गुड्स, और कंज्यूमर्स को खूब सारे ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि कंज्यूमर्स को अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिले। अगर वो बहुत एक्सपेंसिव गुड्स नहीं खरीद सकते हैं तो मीडियम रेंज प्रोडक्ट्स भी रखते हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स भी रखते हैं। इस तरीके से वो वाइड क्वालिटी एंड वाइड प्राइस डिफरेंस के साथ साथ गुड्स मेंटेन करते हैं ताकि हर कस्टमर की नीड को फुलफिल किया जा सके। इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। इट मींस कई बार अगर गुड्स खराब है, डैमेज है, कस्टमर लेके गया पर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो रिटेलर्स हैं कि उसका एक्सपीरियंस ठीक करने के लिए उसको आफ्टर सेल सर्विसेज के रहते गारंटी भी देते हैं, वारंटी देते हैं, गुड्स एक्सचेंज कर देते हैं। अगर पैरिशेबल गुड्स हो गया, एक्सपायर हो गया, तो उसे एक्सचेंज करके भी देते हैं। और लास्ट, क्रेडिट फैसिलिटीज भी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। होलसेल ट्रेड के बहुत फर्दर टाइप्स नहीं है, क्लासिफिकेशंस नहीं है, बट हाँ रिटेलर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको हमने मेजरली क्लासिफाई किया हुआ है दो मेजर कैटेगरीज में। दैट इज इटिनरेंट रिटेलर्स, आइटिनरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। सो आइटिनरेंट रिटेलर्स के बारे में जानते हैं ये क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की। सो लेट्स स्टार्ट विद आइटिनरेंट रिटेलर्स। अब ये है क्या, तो अगर आप इसका मीनिंग देखें तो लिखा हुआ है दे आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स हु कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वन स्ट्रीट टू अनदर इन सर्च ऑफ कस्टमर्स। दे डू नॉट ऑपरेट फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेस। सो ऐसे रिटेलर्स जो कि एक जगह पे खड़े होके सेल नहीं करते हैं, अपनी प्लेसेस बदलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं ताकि अल्टीमेटली वो कस्टमर्स तक पहुंच जाए, तो हर बार अपनी जगह बदलते रहते हैं। इस तरीके के रिटेलर्स को हम आइटिनरेंट रिटेलर्स बुलाते हैं। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो आपने तो देखा ही हुआ है
कि जो ठेले वाले हैं, रेड़ी वाले हैं, जो साइकिल पे या जो डिफरेंट डिफरेंट वो जो ट्रक्स होते हैं, उन पे छोटे ट्रक्स हैं, उन पे जो सेल्स करते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तो हम आए दिन देखते हैं, हमारे सामने ही है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको इसमें याद करने की जरूरत है, बट अगर हम इसे कैरेक्टराइज करें, सो पहली बात, ये स्मॉल ट्रेडर्स हैं और ये ऑपरेट करते हैं बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। जाहिर सी बात है, अगर इनके पास इतनी कैपिटल होती कि फिक्स शॉप ले ले, सो दे कुड हैव बॉट अ फिक्स्ड शॉप। तो बिकॉज दे डोंट हैव मच कैपिटल, तो इसलिए वो स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करते हैं और स्मॉल लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं। टिपिकली ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जो कि डेली यूज का हो और डेली सेल हो जाए, ज्यादातर ईटेबल्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्नैक्स, आइसक्रीम्स, लाइक दैट। सो इस तरीके के छोटे छोटे गुड्स जिनका कॉस्टिंग कम है और जो इजी टू सेल है और जो डेली बिक जाए, इस तरीके के गुड्स को ये लोग रखते हैं। दूसरा, दे फोकस ऑन गिविंग ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस बाय मेकिंग द प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट द डोर स्टेप। ये एक्चुअली होम डिलीवरी के फर्स्ट एजेंट है। ये कोशिश करते हैं कि हम कस्टमर के घर पे पहुंच जाएं, कस्टमर को हम तक ना आना पड़े और कस्टमर को उसके घर पे बैठे हम सर्विसेज दे पाए। सो इनका जो एक सबसे मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से ये सेल कर पाते हैं, जो मेजर इनका फीचर है वो ये है कि ये डोर स्टेप डिलीवरी दे रहे हैं। And last, they usually store their limited inventory of goods either at home or at some other place. इतनी ज्यादा इन्वेंट्री होती नहीं है कि इनको अलग से वेयर हाउसेज रखना पड़े, तो ये जनरली अपने घर के अंदर ही उन गुड्स को स्टोर कर लेते हैं, या फिर कोई रेंटेड प्लेस, छोटी मोटी सी रेंटेड प्लेस, किसी और की शॉप्स, या हो सकता है बाहर ही अपने ठेले को बांधकर इस तरीके से सामान को रख देते हैं। बट अच्छी बात यह है कि इटिनरेंट्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। चलिए जानते हैं क्या टाइप्स है आइटिनरेंट्स रिटेलर्स के। ठीक है, starting with the first type of itinerant retailers, we have द पेडलर्स एंड द हॉकर्स। सो पेडलर्स एंड हॉकर्स हम सभी ने देखा हुआ है, वो जो रिक्शा वाले होते हैं, वो जो ठेले पे लेकर चलते हैं सामान को, या साइकिल्स पे, या एट टाइम्स दे कैरी द गुड्स ऑन देयर हेड्स आल्सो। सो अगर हम इनकी बात करें तो ये पहली बात, दे आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आइटिनरेंट रिटेलर्स हैं ये, और काफी सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं इंडिया में और अराउंड द वर्ल्ड काम कर रहे हैं। और ये जनरली ईटेबल चीजों पे को लेकर चलते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्नैक्स, एज आई टोल्ड यू। स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत ही कम कैपिटल रिक्वायरमेंट के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज गुड पे डील करते हैं, इसलिए जनरली बहुत ज्यादा कस्टमर्स नहीं बाय करते हैं। बहुत ही लो इनकम ग्रुप के लोग इनके सामान को खरीदना पसंद करते हैं। इनको देखा गया है कि जनरली ये हेड्स पे अपना सामान कैरी करते हैं, या ऑन द साइकिल, रिक्शा, और लाइक अ ठेला और अ रेडी, समथिंग लाइक दैट। और इन्हें हम किसी एक जगह पे नहीं देखते, दे ऑलवेज कीप ऑन रोमिंग फ्रॉम वन कॉलोनी टू अनदर कॉलोनी, और प्लेसेस वेयर दे कैन फाइंड कंज्यूमर्स। मूविंग ऑन टू द सेकंड टाइप, दैट इज स्ट्रीट मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर दिन जहां पे मार्केट लगता है, जैसे हाट बाजार जब लगता है, तो ये हाट बाजारों में देखे जाते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स में ही डील करते हैं, और ये एक एक डे पे एक जगह पे ऑपरेट करेंगे। सो वी हैव सीन इन इंडिया देयर इज अ कल्चर ऑफ लाइक हाट बाजार। सो इट इज अ डे वेयर ऑल द रिटेलर्स, ऑल द स्ट्रीट मार्केट ट्रेडर्स come into the market and they sell their merchandise। तो इनकी खास बात यह है कि ये आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में अलग अलग दिनों पे मिलेंगे, इनके डेज फिक्स होते हैं। और हाँ, इन ये पर्टिकुलरली किसी एक टाइप ऑफ गुड्स में डील करेंगे, लाइक इट कैन बी फुटवेयर, इट कैन बी यूटेंसिल्स, इट कैन बी फैब्रिक्स और गारमेंट्स और एक्सेट्रा। स्ट्रीट ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट ट्रेडर्स मार्केट प्लेसेस में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बहुत जो भारी भीड़ में लोग आते हैं, जैसे सिनेमा हॉल्स के बाहर, या रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड के बाहर ही हमें देखने को मिलते हैं। इनका थोड़ा सा जो काउंटर है वो थोड़ा सा टेम्पररी सा होता है, बट हाँ, ये हमें जनरली वहीं पे मिलेंगे। और ये भी इस तरीके के गुड्स रखते हैं जो पेरिशेबल ना हो, जैसे स्टेशनरी आइटम्स, बुक्स, पेन्स, एक्सेट्रा, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। और ये हमेशा एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। जबकि कि चीप जैक्स जो है वो टेम्पररी स्टैब्लिशमेंट के साथ आपको मार्केट्स के अंदर मिलते हैं, बट ये भी चेंज करते रहते हैं अपनी जगहों को। बट हाँ, एज कम्पेयर टू अदर्स, they have more permanency over there। सो जनरली एक टेम्पररी स्टैब्लिशमेंट के साथ वहां पे देखने को मिलते हैं। ये भी कम कैपिटल वाले गुड्स ही रखते हैं, जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ना हो, और ये कोशिश करते हैं कि ये अगर एक ही जगह पे है तो वहीं पे स्टेबल रहे, ताकि कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे पाए।
जो सेकंड स्लॉट है वो है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स का। फिक्स शॉप रिटेलर्स को भी हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा हुआ है। चलिए जानते हैं है क्या। जो पहला, जैसे कि नाम बताता है कि ये जो शॉप्स है ये फिक्स है, ये एक फिक्स लोकेशन से ऑपरेट करते हैं, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एज कंपेयर टू आइटिनरेंट्स, यहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करते हैं और ज्यादातर ड्यूरेबल्स में डील करते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में डील करते हैं, जो कि थोड़ा ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड गुड्स हो सकता है। और यहां पर कस्टमर्स को अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है क्योंकि ये परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है। इनका जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है वो कंपैरेटिवली हायर साइड पे होता है और ये कस्टमर सर्विसेज देने में काफी अच्छे होते हैं। इनके भी हमने टाइप्स बांटे हुए हैं, स्मॉल स्केल रिटेलर्स, लार्ज स्केल रिटेलर्स एंड उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल एंड टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल। तो लेट्स स्टार्ट विद स्मॉल रिटेलर्स। स्मॉल रिटेलर्स मतलब यहाँ पे जिनकी फिक्स शॉप है बट स्मॉल स्केल पे लोग काम कर रहे हैं। सो पहला, ये जनरल स्टोर्स के फॉर्म में बहुत देखे जाते हैं। जनरल स्टोर्स वी ऑल नो, लाइक ग्रोसरी स्टोर्स आपकी कॉलोनीज में आपने देखे होंगे जहां पे सब कुछ सामान रखा होता है, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं। इनकी जल्दी से हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो लोकल मार्केट या रेसिडेंशियल एरियाज में बहुत ज्यादा मिलते हैं। इनके पास वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, एज आई सेड ईटेबल्स भी होंगे, थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स भी रखेंगे, ग्रोसरी का आइटम रखेंगे, फूड ग्रेन्स रखेंगे, मिल्क आइटम, डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें लोग कैरी करते हैं। ये ज्यादा टाइम तक ऑपरेट करते हैं। इनके जो शॉपिंग आवर्स होते हैं वो लंबे होते हैं क्योंकि ये दिन भर ओपन रहते हैं, क्योंकि इनका जो इनके पास जो सामान है वो राउंड द क्लॉक लोगों को लगता रहता है। तो जनरली ये शॉप सुबह से लेकर रात तक खुली रहती हैं। इसके अलावा ये क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं टू द रेगुलर कस्टमर्स, क्योंकि ये फिक्स्ड शॉप्स है और किसी लोकेलिटी में है तो ये भी जानते हैं कि कोई कस्टमर अगर उस लोकेलिटी का नोन कस्टमर है तो उसको क्रेडिट दिया जा सकता है। और साथ ही साथ इस टाइप के बिजनेसेस गुडविल के ऊपर बहुत काम करते हैं और ये कस्टमर्स को अच्छी कस्टमर सर्विसेज देने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये फिक्स शॉप है और इनका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन उस पर्टिकुलर लोकेलिटी तक ही लिमिटेड रहने वाला है। इसलिए बिलीव करते हैं कि वहां की जो लोकल रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करते रहे, वहां की कस्टमर्स की जो डिमांड्स है, जो नीड्स है, उनको पूरी करें और एक बेटर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस दे। वहीं स्पेशलिटी शॉप्स की अगर हम बात करें, सो ये जो स्पेशलिटी शॉप्स है ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हो सकती है, लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन की शॉप हो सकती है, स्पाइसेस की शॉप हो सकती है, चिल्ड्रन वेयर की हो सकती है, फुटवेयर की हो सकती है, बट अगेन फिक्स्ड शॉप होती है। ये परमानेंट नहीं है, ये फिक्स्ड शॉप है। इसके अलावा ये हमें ज्यादातर उन जगहों पे मिलेगी जो कि मार्केट प्लेसेस टाइप्स हो सकते हैं, या तो ये हमें मॉल्स के अंदर मिल सकती हैं या ये हमें मार्केट्स में मिल सकती हैं जहां पर वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स ज्यादा मिलेगा। दे दे ऑल्सो ऑफर अ वाइड सिलेक्शन। हाँ, एक पर्टिकुलर गुड्स में तो होंगे बट उसमें भी आपको मल्टीपल वैरायटी ये लोग प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई किड्स वेयर की शॉप है तो उसके पास मल्टीपल ब्रांड्स हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के गुड्स हो सकते हैं, ताकि कस्टमर को मल्टीपल वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल हो सके। इसके अलावा स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स या स्ट्रीट शॉप्स, ऐसी शॉप्स जो कि हमें स्ट्रीट क्रॉसिंग्स पे ज्यादातर मिलती हैं, बिजी स्ट्रीट्स में हमें देखने को मिलती है। जैसे दिल्ली का कैनॉट प्लेस है तो आप वहां पे जो पूरी स्ट्रीट शॉप्स है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो जनरली ये वहां पर होती है जहां पर बहुत हेवी ट्रैफिक है, जहां पे लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है, मूवमेंट बहुत ज्यादा है। ये यहाँ पर लोकल सप्लायर से सप्लाई लेती हैं और एक तो लोकल सप्लायर्स को भी सप्लाई कर पाती हैं और ऐसे ही सामान रखती हैं जो लोग मूवमेंट के दौरान खरीद सकते हैं। इनका जो एरिया कवर्ड होता है वो बहुत कम होता है और ये भी गुड्स जो इनके पास, जो ये लोग अपने पास जो गुड्स कैरी करते हैं, जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स होती है वो स्मॉल होती है और इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है इनकी प्लेस का, क्योंकि ये ऐसी जगहों पे सिचुएटेड है जहां पे लोगों का मूवमेंट बहुत ज्यादा है। सो ऐसी शॉप्स में बहुत इजीली फ्रीक्वेंटली सेल्स हो पाती हैं और इनका जो स्टैब्लिशमेंट है उन्हीं जगह पर होता है जहां पर लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा हो। सो ये है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स या स्ट्रीट शॉप्स। इसके अलावा वी हैव अ सेकंड हैंड गुड शॉप। ये भी आप लोगों ने देखी होगी। ये लोग नए नए गुड्स नहीं रखते, नए आर्टिकल्स नहीं रखते हैं, बट रादर दे डील इनटू सेकंड हैंड गुड्स। जो ऐसे गुड्स हैं जो यूज हो चुके हैं उनको रखते हैं। तो इट कैन बी अ फर्नीचर, इट कैन बी गारमेंट, फुटवेयर्स, होम आर्टिफैक्ट्स, इन सारी चीजों को ये लोग अपने पास कैरी करते हैं। और यहाँ पर ये जो गुड्स रखते हैं उसकी क्वांटिटी, जो उसका प्राइस वेरिएशन थोड़ा सा लो होता है। तो ये उस तरीके के गुड्स है
जो एक मिडिल क्लास आदमी खरीद सके या लो इनकम ग्रुप आदमी खरीद सकता है। तो सेकंड हैंड शॉप्स जो होती हैं बहुत फेमस है आजकल। और इनके पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्नीचर, गारमेंट्स, टॉयज, स्पोर्ट्स मटेरियल्स, इस तरीके के सामान मिलते हैं जो कि बाद में भी यूज किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लार्ज स्केल शॉप रिटेलर्स की। लार्ज स्केल शॉप रिटेलर्स को हम डिफाइन करेंगे इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। स्टार्ट करते हैं। पहला लार्ज स्केल में हमारे पास जो पहला टाइप है वो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। आप सभी ने देखा होगा डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे कि डी मार्ट है, जैसे कि बिग बाजार है, स्पेंसर्स है, हाइपर मार्ट है। ये सारे जो ब्रांड्स है इंडियन ऑपरेट होते हैं, शॉपर स्टॉप है, मैक्स है, ग्लोबस है। सो दे आर जनरली नोन एज डिपार्टमेंटल स्टोर्स। सो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होता है कि आपको एक ही स्टोर के अंदर सारे के सारे वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाते हैं। Garments, baby grocery, eatables, medicines, everything under one roof। तो इनके एडवांटेजेस क्या है? पहला, क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल पे काम करते हैं, ब्रांड्स की तरह काम करते हैं, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्च होते हैं, बहुत ही लैविश इंफ्रास्ट्रक्चर, और जनरली या तो खुद का स्टैब्लिशमेंट बना देते हैं या मॉल्स के बेसमेंट्स पे खोले जाते हैं। इसलिए ये एक टाइम पे बहुत सारे कस्टमर्स को गैदर कर सकते हैं, केटर कर सकते हैं। इसीलिए ये लार्ज स्केल पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे बल्क में सेलिंग होती है, हर दिन ये लोग लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन्स करते हैं। दूसरी अगर हम बात देखें कि कन्वीनियंस इन बाइंग है, आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि मार्केट में नॉर्मली लोगों को अगर सामान खरीदना है तो पूरे पूरे मार्केट में घूमना पड़ता है, पर अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं तो हम अपने पूरे घर का सामान एक बार में एक ही स्टोर से खरीद सकते हैं। तो इट इज वेरी कन्वीनियंट इन बाइंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंटल स्टोर। अट्रैक्टिव सर्विसेज देते हैं, बाय वन गेट वन, 20% ऑफ, 30% ऑफ, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऑफर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको कार्ड सर्विसेज मिलती हैं, आपको कुछ ऑफर्स मिलते हैं, आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इस तरीके से अगर आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर में बार बार कंटिन्यूसली बाइंग करते हैं तो आप उनके प्रिविलेज कस्टमर्स बनकर वहां पे और रिवॉर्ड्स और पॉइंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशंस, अब क्योंकि ये लोग बल्क में प्रोड्यूसर्स से बाय कर रहे हैं, डायरेक्टली बाय करते हैं, अब होलसेलर्स का यहाँ पे कोई रूल नहीं है, तो ये लोग डायरेक्टली बल्क में बाय कर रहे हैं। इस वजह से प्रोड्यूसर्स एक बार में बल्क में प्रोड्यूस भी कर पाते हैं। और क्योंकि ये बल्क में बाय करते हैं तो उनको ह्यूज डिस्काउंट्स मिलते हैं। इन्होंने बीच के सारे मिडिलमैन और जितने भी होलसेलर्स है, रिटेलर्स हैं, उन उस पूरी चेन को जो है वो कोलैप्स कर दिया, और ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से बाय कर रहे हैं, इसलिए दे गेट ह्यूज डिस्काउंट्स, एंड दैट इज व्हाई दे कैन आल्सो गिव यू अ वेरी गुड मार्जिन ऑफ डिस्काउंट्स एट टाइम्स ऑफ बाइंग। साथ ही साथ प्रमोशन ऑफ सेल्स भी बहुत किया जाता है। जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स को जम जम कर करते हैं और प्रमोशन भी करते हैं काफी हद तक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। और साथ ही साथ यहाँ पे सीजनल सेल्स आती रहती हैं, फेस्टिव सेल्स आती रहती है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। वही चेन स्टोर्स या मल्टीपल शॉप्स की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, सबवे, ये जो ब्रांड्स है, डोमिनोज जो ब्रांड्स है, ये इस तरीके के अंदर ऑपरेट होते हैं, मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स की तरह ऑपरेट करते हैं। सिंगल ब्रांड और एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे हर जगह खोला जाता है, यूनिफॉर्म टेस्ट, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट पे लोग डील करते हैं। चलिए जानते हैं इनके क्या एडवांटेजेस हैं। सो पहला, अगेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। भाई जितने भी स्टोर्स हैं सब जगह सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स मिलने वाले हैं, सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स देना है, तो बल्क में एक जगह से प्रोड्यूस करके सब जगह बेचा जा सकता है। इस तरीके से लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन की वजह से कॉस्टिंग्स बहुत कम हो जाती हैं इन चेन स्टोर्स की। एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, अब डायरेक्टली यही लोग प्रोड्यूसर हैं और यही लोग सेलर्स हैं, तो इनका बहुत सारा अमाउंट, बहुत सारी कॉस्ट बच जाती है लॉजिस्टिक्स की, होलसेलर्स के ऊपर जो कमीशन के तौर पे लोग खर्च करते, या डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स को ये लोग जो पे करते, वो सारी कॉस्टिंग्स ये लोग कम कर देते हैं, बचा लेते हैं, और इस वजह से इनकी बहुत सारी कॉस्टिंग्स बचती हैं। नो बैड डेट्स, क्योंकि यही प्रोड्यूसर है, यही सेलर है और कैश में सेल्स कर रहे हैं, तो फिर कोई रीजन ही नहीं है किसी भी तरीके का बैड डेट्स होने का, या कोई होलसेलर ही नहीं है जिसको ये लोग क्रेडिट फैसिलिटीज में दे रहे हैं, रिटेलर्स को दे रहे हैं, ये खुद ही बना रहे हैं और खुद ही बेच रहे हैं, वो भी कैश में बेच रहे हैं। तो इनका ऑपरेटिंग साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छे से काम करता है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स भी पॉसिबल है कि अगर एक पर्टिकुलर मल्टीपल चेन स्टोर में अगर किसी चीज की कमी हो जाती है तो दूसरे चेन स्टोर से इसको यहाँ पे सामान को लाया जा सकता है, क्योंकि सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स मिलते हैं, सेम प्राइसेस पे प्रोवाइड किया जाते हैं, अक्रॉस द कंट्री लोग काम जैसे करते हैं। सो इसी वजह से यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ गुड्स भी इजीली पॉसिबल है। इसके साथ ही साथ
रिस्क भी डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, खत्म ही हो गया एक टाइप से। अगर कंपनी नेशन वाइड अच्छा करेगी तो उनके सारे स्टोर्स अच्छा करेंगे, अगर कंपनी नेशन वाइड बुरा करेगी तो सारे स्टोर्स भी बुरा करने लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर सिटी में वो स्टोर बहुत अच्छा कर रहा होगा या दूसरी सिटी में बहुत बुरा कर रहा होगा, क्योंकि ओवरऑल जो गुडविल है वो सारे स्टोर्स के साथ कनेक्टेड है, यूनिफॉर्म गुडविल है, इसीलिए उनको एक साथ फायदा या एक साथ नुकसान देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि ये लोग बहुत सारी कॉस्टिंग्स बचा चुके हैं, मिडिलमैन की कॉस्टिंग्स बचा ली, प्रोडक्शन की कॉस्टिंग्स बचा ली, लॉजिस्टिक्स की कॉस्टिंग्स बचा ली, इसलिए बहुत लो कॉस्ट पे ऑपरेट करते हैं। और लास्ट, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि ये दे डील इनटू दे प्रैक्टिस डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, प्रमोशन करते हैं, खूब जमकर प्रमोशन किया जाता है। इनका जो भी प्रोडक्ट है और जो भी कस्टमर बेस है उसके अराउंड ये काफी सारी चीजों में फ्लेक्सिबल रहते हैं। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में नॉन वेज नहीं चल रहा है तो वहां पे वेज ही प्रोवाइड करना है, या कहीं पे नॉन वेज ही नॉन वेज चलता है तो वहां पे सिर्फ नॉन वेज डिशेस को लेकर आना है। इस तरीके से ये अपने प्रोडक्ट्स को फ्लेक्सिबल रखते हैं और अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड बदलते रहते हैं। तो ये है हमारी लार्ज स्केल रिटेलर्स के दो टाइप्स, डिपार्टमेंटल एंड मल्टीपल शॉप्स। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जिसके ऊपर अभी तक हमने बात ही नहीं करी, वो है मेल ऑर्डर बिजनेस। तो जानते हैं क्या है मेल ऑर्डर बिजनेस को, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड है उसमें से एक यूनिक टाइप है मेल ऑर्डर बिजनेस। नाउ दिस इज वेरी अनकॉमन काइंड ऑफ बिजनेस, आजकल ये अवेलेबल नहीं है, पहले बहुत होता था, पहले चलता था, बट आजकल इंडिया में ये नहीं चल रहा है जब से ई कॉमर्स काफी डेवलप हो गया है। बट स्टिल पहले ये बहुत फेमस था इन 1940s 30s एंड 60s, तब तक ये बहुत अच्छा करता था। चलिए जानते हैं, आज भी थोड़ी बहुत कंपनीज है जो मेल ऑर्डर पे काम करती हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, ये रिटेल आउटलेट्स है जो अपने सामान को बाय पोस्ट बाय मेल आप तक भेजते हैं। कैसे काम करते हैं, तो पहली बात, यहाँ पे कोई डायरेक्ट पर्सनल सेलिंग नहीं है, बायर और सेलर के बीच में कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है, सारा का सारा कम्युनिकेशन वाया मेल्स, वाया पोस्ट कार्ड्स, लेटर्स, इस तरीके से किया जाता है। अगर आप ऑर्डर देना चाहते हैं तो आपको उन्हें मेल देना पड़ेगा, आपको पोस्ट करना पड़ेगा अपना ऑर्डर, और वो आपको अपनी प्राइस लिस्ट, इनवॉइसेस भी बाय पोस्ट, कैटलॉग्स बाय पोस्ट आप तक पहुंचाएंगे। आप इनको कैसे रीच कर सकते हैं, इनकी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं पेपर में, अलग अलग मैगजीन्स में, अलग अलग तरीके से लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, और आप उस एडवर्टीजमेंट्स के अंदर दिए हुए कॉन्टैक्ट पे मेल करके उनसे सामान की लिस्ट मंगवा सकते हैं। So once the order is received by the buyers from the buyers, so these retailers will make the order and then parcel it to the addresses. डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग काम करते हैं। एक होता है फुल पेमेंट बेसिस, इसमें ये होगा कि पहले कस्टमर को पेमेंट इनके अकाउंट में पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपके घर पे गुड्स डिलीवर होंगे। दूसरा होता है वैल्यूएबल पोस्ट, सो इसमें ये वाया पोस्ट आप तक भेजेंगे, पर आपको पोस्ट तभी डिलीवर किया जाएगा when you pay for that post। और लास्ट है डिलीवरी थ्रू अ बैंक, where the good will be delivered by the banks to you, बट अगेन आपको बैंक में जाके पेमेंट करना पड़ेगा, तभी वो बैंक आपका पार्सल आपको हैंड ओवर करता है। तो सुटेबिलिटी क्या है, ये कहाँ कहाँ पे काम कर सकता है, ये वाला जो टाइप ऑफ बिजनेस है वो ये है कि अगर गुड्स ग्रेडेड है और स्टैंडर्डाइज्ड है, एक पर्टिकुलर ग्रेड की है और स्टैंडर्डाइज्ड है, तो सुटेबल है, काम कर जाएगा। अगर जो गुड्स हैं वो लो कॉस्ट पे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, इनका रेडी मार्केट अवेलेबल है, डिमांड अच्छी खासी है मार्केट की, और ये थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहते हैं। ये अगर गुड्स थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहते हैं तो भी आप उनको मेल ऑर्डर बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। इनका मार्केट में कंपटीशन कम होना चाहिए, और ऐसे गुड्स जो कि पिक्चर्स के थ्रू डिस्क्राइब किए जा सकते हैं, जिनकी पिक्चर्स देख के कस्टमर्स आप पे रिलाय कर सकते हैं और आपकी पिक्चर्स देख के वो ट्रस्ट कर सकते हैं कि ठीक है वी कैन बाय दीज गुड्स। इस तरीके के बिजनेस गुड्स को के लिए ये सुटेबल है। अनसुटेबिलिटी भी है कि ये हर टाइप के प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जैसे पेरिशेबल गुड्स है वो मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू यूज सेल नहीं किए जा सकते। जो बल्कि गुड्स है जिनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई है, उनको आप वैल्यू मेल ऑर्डर बिजनेस में यूज नहीं कर सकते। तो कुछ स्पेसिफिक गुड्स को ही मेल ऑर्डर बिजनेस में यूज किया जा सकता है। लास्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस और फीचर्स ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। सो फर्स्ट, बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, लिमिटेड कैपिटल में काम करता है, क्योंकि अगेन देखो बहुत हेवी एडवर्टीजमेंट्स नहीं करते हैं, लिमिटेड एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, और ऑर्डर्स भी वंस एट अ टाइम इनको डिलीवर करना है, पेमेंट आने के बाद ही ऑर्डर करना है। तो इस तरीके से कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, के डायरेक्टली प्रोड्यूसर ही
सेल कर रहा है टू द बायर्स, तो यहाँ पे किसी भी टाइप के मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ती है। कैश में पूरा पूरा पेमेंट हो जा रहा है, एक बार में पूरा पेमेंट रिसीव हो जा रहा है, तो बैड डेट्स के चांसेस जीरो है। वाइड रीच है, क्योंकि ये एक जगह से बैठे बैठे इंडिया की किसी भी कोने में डिलीवरी कर सकते हैं बाय पोस्ट। दैट इज वाई एज कम्पेयर टू द जोग्राफिकली लोकेटेड शॉप्स, इनकी रीच ज्यादा बड़ी है। और कन्वीनियंस, आपके घर तक आपको सामान पहुंचा रहे हैं, और आप इजी है इनसे सामान खरीदना, आपको कहीं मूव नहीं करना, आपको ट्रांसपोर्ट नहीं करना, आपके घर तक सामान पहुंच जाएगा, इसलिए कन्वीनियंट बाइंग होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर चैप्टर नंबर 9, दैट इज इंटरनल ट्रेड। हमने जाना कि इंटरनल ट्रेड क्या है उसके टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, याद रखिए मोर देन 10 मार्क्स इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज डू रीड दिस चैप्टर अगेन फ्रॉम योर बुक्स। इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखकर नोट्स आपने बनाए होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। अगर कुछ भी स्किप हुआ हो, जल्दी से प्लेबैक कर लेना, एक बार और से और देख लेना, और नोट्स बना लेना। कोशिश करो इस चैप्टर के जो फुल लेंथ क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो के साथ साथ सॉल्व कर लो। मेक श्योर कि आपके इस चैप्टर से 10 से ज्यादा नंबर आ जाए। अब हमारा एक और चैप्टर बचता है, वो है एक्सटर्नल बिजनेस। सो लेट्स मीट इन अनदर सेशन ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।